चलो भाई। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आयनिक में आपको कहां तक पढ़ाया था बेटा? आयनिक में मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करा दिया था, राइट? मैंने आपको सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक पूरा समझा दिया था। एक क्वेश्चन दिया था मुझे याद है जाते जाते आप लोग को कि डिराइव द एक्सप्रेशन PCl5 ब्रेकिंग डाउन इनटू PCl3 प्लस Cl2। यहां पे मैंने आपको बोला था कि आप Kp अल्फा एंड टोटल प्रेशर में रिलेशन डिराइव करो। यही था। कितने लोगों ने ट्राई किया है इसको? ट्राई क्या नहीं हुआ? चलो मैं एक समझा देता हूं, फिर एक और दूंगा आप लोग करने के लिए, ठीक है? देखो PCl5, ध्यान से देखो, ध्यान दो इधर। ये कैसे करना है पूरा एकदम रूल बता देता हूं, एक एक चीज करके समझ लो तुम लोग, ठीक है? तो इनिशियली अगर मान लो बेटा A0 मोल है, ध्यान से देखो इधर, तो ये क्या होगा? A0 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे ये XX होगा। अब एक आप तुरंत बॉक्स बनाओगे क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक ही डब्बे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ टोटल प्रेशर है तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं वो लगाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास PCl5 है एक गैस, दूसरी गैस कौन सी है बेटा? Cl2, तीसरी गैस क्या है? PCl3। इनके मोल्स करस्पॉन्डिंग XX एंड A0 माइनस एक्स है, ये इनके मोल्स है। तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूं PCl5 का? कैसे होगा? A0 माइनस एक्स अपॉन A0 माइनस एक्स अपॉन हो गया। अब देखो मैं चाह रहा हूं कि अल्फा चूंकि पूछा हुआ है तो हमें x को रिमूव करना पड़ेगा यहां से। तो कितने लोग बोल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल बी, कितना टूटा? x। कितना लिया था? A0। तो क्या मैं यहां से x इज इक्वल टू A0 अल्फा लिख सकता हूं? तो यूज करो यहां पे A0 माइनस A0 अल्फा अपॉन A0 प्लस A0 अल्फा मिल करके 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मिल गया। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इतना आ गया। क्लियर है? बोलो भाई। पहला। दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 x अपॉन A0 अल्फा अपॉन A0 प्लस A0 अल्फा मिलकर के क्या आ गया बेटा? सिमिलरली तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो ना, PCl3 कितना आ रहा है बेटा? वो भी सेम आएगा। बोलो। अब ये सारे चीजें आपके सामने आ गई हैं, तो क्या आप यहां से, क्या इसी जगह से आप पार्शियल प्रेशर ड्यू टू PCl5 नहीं लिख सकते हो? कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना है? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 इंटू PT ना। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT एंड partial pressure due to PCl3 will be how much? Alpha upon 1 plus alpha into PT। अब बताओ मैं Kp लगा दो, Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताओ? Kp इज इक्वल टू, एक मिनट बोलने दो जिससे मैं पूछ रहा हूं, बोलो। गलत बात है ना ये, बहुत ज्यादा गलत बात है। बोलो बोलो भाई ओजस्विन। जरूरत ही नहीं है, मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था Kp इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा Ng तभी लगाओ जब Kp KC का कंपैरिजन करना, वरना Kp को रॉ फॉर्म में एक्सप्रेस करो। रॉ फॉर्म कौन सा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू, नहीं बिल्कुल नहीं बोला, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये लिखा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि अब देखो जो मेरी जरूरत थी वो सब यहां से फुलफिल हो जाएगी। मेरा Kp आ गया, अल्फा भी आ जाएगा एक्सप्रेशन में, टोटल प्रेशर भी, काम खत्म।
क्यों करें, मतलब उससे क्यों रीरूट करें? आएगा बेटा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन बार बार तुम्हारा दिमाग, तुम लोग का दिमाग अगर केसी से रीरूट होकर के जाएगा तो कई सारे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। याद करो पिछले वाले प्रॉब्लम में, जहां पे 2PP था, सिंपल बस खाली KP को इक्वेट कर देना था, ऐसी जगह पे फंसोगे ना। इसलिए रॉ फॉर्म में रखो ना हमेशा, जब KP KC का रिक्वायरमेंट होगा रिलेट करने का तब उसको करेंगे। रखो यहाँ पे, वैल्यू निकाल के मुझे बताओ, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, ये सारी वैल्यूज एज इट इज उठा के रखो, और ये हो जाए तो इसके लिए डिराइव करो सेम एक्सप्रेशन। N2O4 डाइमर होता है किसका? NO2 का। तो जब आप हीट करोगे तो ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें KP अल्फा एंड टोटल प्रेशर का रिलेशन डिराइव करो। डिराइव द रिलेशन।
हो गया बेटा? अच्छा ये बताओ इसका आया क्या, आप लोगों ने किया होगा, देखो तो एक बारी देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ, कर तो लिया होगा तुम लोगों ने। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी मल्टीप्लाई बाई अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी। तो देखो एक पीटी से एक पीटी गया, देखो ध्यान से, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा गया, बोलो भाई, तो ऊपर अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर। अच्छा नीचे ये था, बोलो, तो इसको उल्टा करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस अल्फा नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू पीटी, एक पीटी बचा रह गया। तो 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है? अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तो कर रहा हूं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी इज इक्वल टू के पी, यही बन गया। अभी मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज इसमें दिखाता हूं, बहुत अच्छे से नोट कर लो। ये कर लिया सबने, इसको डिराइव किया, करो, बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? फाइनल एक्सप्रेशन सेम आ रहा है? नहीं नहीं, कुछ गलत है। बोलिए बेटा। डन। कैसे कर रहे हो, दिखाऊं क्या आ रहा है आंसर, पहले बता दो फिर इसके बाद है। एब्सोल्युटली करेक्ट, वही आएगा। अगर आप रूल फॉलो करोगे तो कोई रीजन नहीं है कि गलत हो। मैं पूरा एकदम दिखाता हूँ स्टार्टिंग से ना, कुछ दम नहीं है भाई, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखने में ही जो भी है। आज केमिकल खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, आयोनिक इक्विलिब्रियम।
देखिए बेटा, ध्यान से देखो, N2O4 to NO2, ध्यान से सुनो, वही सेम चीज कि इनिशियली अगर A0 मोल है तो A0 माइनस एक्स जाएगा, ये कितना बनेगा 2x। बॉक्स के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास सिर्फ दो गैसेस हैं, N2O4 एंड NO2। N2O4 कितना है, A0 माइनस एक्स, ये कितना है। अब धृति मिलाना कहाँ पे तुम्हारा गलत हुआ, तुमने यहीं पे कुछ गलत कर दिया क्या, चेक तो करो, स्टेप्स तो देखो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। अब इसके बाद कितने लोग बोल रहे हैं सर यहां से अल्फा निकाल लूं क्योंकि अल्फा चाहिए ही चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन A0, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ जी A0 है। सबको क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसी को यूज करके मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 लिखूंगा, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना होगा भाई, इसका मोल अपॉन टोटल मोल, दोनों का मोल सम कर लो, दोनों का मोल सम करोगे तो आएगा A0 माइनस एक्स अपॉन A0 प्लस एक्स इंटू PT। बोलो सबको क्लियर है। अब कितने लोग कह रहे हैं कि यहां से सर आप जब x की वैल्यू को A0 अल्फा लिखोगे तो A0 माइनस A0 अल्फा अपॉन A0 प्लस A0 अल्फा इंटू PT, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT। ये किसका है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू N2O4। ये कितने लोगों का सही हुआ, पहले पार्ट्स डिस्कस करो, कितना सही है पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन, सही है माधुरी, नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, समझ आ रहा है ना, वो क्लियर होना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 देख लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना होगा, उसका मोल कितना है 2x अपॉन टोटल मोल कितना है अगेन A0 प्लस एक्स इंटू PT। अब मैं 2x की जगह पे रखूंगा 2 इंटू A0 अल्फा अपॉन A0 प्लस A0 अल्फा इंटू PT। ये सुनो कितना आ गया बेटा, ये 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब बताओ धृति ये सही हुआ या ये गलत हुआ, ये सही है। अब इसके बाद क्या दिक्कत है यार, अब तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, NO2 का होल स्क्वायर अपॉन N2। सारा मेहनत पे पानी कर गया, चलो ये लिखो तो क्या आएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT और इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, स्क्वायर करोगे तो 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, PT बचेगा। क्यों PT बचेगा, क्योंकि एक PT एक स्क्वायर से गायब कर लेगा, या तो PT का स्क्वायर अपॉन PT कर लो, इनटू इसको उल्टा करके लिख दें 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब बताओ 1 प्लस स्क्वायर था ना, तो एक से एक गया तो कितना आया 4 अल्फा स्क्वायर, एक PT से स्क्वायर गया तो इंटू PT अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, ये मिलके क्या हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू PT। तो वो तो बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है ना, वो कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है। सो Kp फॉर दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू PT। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, मैं उस पर बात करता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया से याद, मैं तो कहूंगा कि 2-3 बार 4 बार डिराइव करके ना इसके रिजल्ट को याद कर जाओ, क्योंकि अगले टेस्ट में रिजल्ट से रिलेटेड कई सारे एक्सप्रेशंस रहेंगे जो आप अगर डिराइव करोगे तो 5 मिनट जाएगा, बिना देखे मतलब बिना डिराइव किए अगर आप ऐसे कर ले जाओगे तो इजी हो जाएगा, और एक बारी ढंग से कर ले गए तो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो 2 बारी 3 बारी जब भी ऐसी कुछ चीजें आए डेरिवेशन की तो हमेशा 2 से 3 बारी उसको अलग होगा, लेकिन यही दोनों ही पूछा जाता है एग्जाम में। देख ये दोनों आएंगे, या अगर बदलेगा भी तो वो कुछ ऐसा आएगा A इज गिविंग B प्लस C, तो मतलब इजी हो जाता है, ठीक है।
और मेडिकल में मैंने बोला ना इतना वेरिएशन नहीं किया था, जो तुम बोल रहे हो अलग अलग ना, ये IIT JEE में होता है, 2 रिएक्शन पढ़ाया, तीसरा चौथा एग्जाम में डाल दिया। यहाँ होता है 2 पढ़ाया, उनमें से एक आने वाला एग्जाम में। किसमें है? इतना पीटूंगा ना तुमको, बुद्धि धीरे धीरे मोटी होती जा रही है जैसे उनकी। वो राघव के पराठे खा रहा है डेली। हो गया डन, आगे बढ़े। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इस रिएक्शन के लिए इसका केपी का एक्सप्रेशन ये होता है, राइट। अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो केपी पे क्या इफेक्ट आने वाला है? इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन केपी? हाँ, टोटल प्रेशर बढ़ाऊंगा तो केपी पे क्या असर आएगा? बोलिए, जल्दी बताइए। बोलो भाई, प्रेशर बढ़ाएंगे, सोच लिया सबने? तो क्लियरली सबको दिखाई देता है कि प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ना चाहिए? केपी। बट एग्जाम में लिखा रहेगा केपी इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्यों? क्योंकि केपी क्या होता है? केएफ बाई केबी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। तो कहोगे सर ये फिर रिलेशन गलत है क्या? रिलेशन गलत नहीं है। याद करो ये चीज कब हम अप्लाई करते हैं? व्हेन वी राइट दिस एक्सप्रेशन केपी इज इक्वल टू दिस बाई दिस, कब लिखते हैं ये? व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अंडरस्टूड ना? इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ तो केएफ बाई केबी के बराबर ये आता है, क्योंकि तब हम आरएफ इज इक्वल टू आरबी इक्वेट कर देते हैं केएफ बाई केबी की वैल्यू कंसंट्रेशन के टर्म में, और फिर बाद में प्रेशर के टर्म में, बाद में मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबको क्लियर है ये बात? बोलो। तो याद रखना कि क्योंकि ये वैल्यू जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ये एक्सप्रेशन हर टाइम पे लगेगा ही नहीं। तो हमेशा जब केपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, तो आपके दिमाग में क्या याद होना चाहिए? नहीं भाई, केपी इज, केसी इज, केएक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट। ये बढ़िया से लिख लो एकदम, और ये बात जस्टिफाई कर लो कि नो इफेक्ट ऑन केपी, बिकॉज कैसे अफेक्टेड होगा? ओनली बाई टेम्परेचर। ओके, देयर इज नो अदर मीन्स। हाँ जी, हो गया? नोट कर लिया? केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बिकॉज इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब समझ आया ना कि ये ऐसा लिखने के बाद भी ऐसा। तो अब बताओ क्या हो रहा होगा जब प्रेशर बढ़ाओगे? तो क्या होगा? नेचुरली बगल वाली वैल्यू घटनी चाहिए। बोलो भाई,
जब प्रेशर बढ़ाओगे तो नेचुरली बगल वाली वैल्यू घटनी चाहिए। अब बगल वाली वैल्यू घटेगी कब, इसको देख लो थोड़ा, कब घटने वाली है। ये वैल्यू घटने का मतलब हो गया कि 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है ना। ये डिक्रीज कब करेगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। देखिए दो दो जगह है ना, एक जगह लेके आया था न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। तो मैं काम करता हूँ, अल्फा स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 4 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड -1। अब बताओ इसको मुझे पूरे वैल्यू को एक बार देखते हैं क्या होता है। अगर अल्फा बढ़ेगा तो ये वैल्यू, एक मिनट, अल्फा बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटे होगी। 1 में मतलब इस वैल्यू में से इसको घटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये तभी, ये बढ़ रहा था तो ये घट रहा था ना, ये तभी घट सकता है जब अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी। कहने का मतलब ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल गो मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहीं से ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का एक रूल आता है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर की तरफ जाता है जिधर ज्यादा मोल गैसेस के होते हैं। देखो, अरे सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाता है जिधर कम मोल गैसेस के होते हैं। दिमाग लगाओ ना, ज्यादा मोल कैसे होगा, कम मोल होगा। वापस से एक बार चेक करते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बारी। मान लो अगर, क्योंकि ये अगर बढ़ रहा है तो इस पूरे वैल्यू को घटना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बड़े घटे मिलकर के इसके बराबर आते हैं। तो अब वापस देखते हैं। चलो अल्फा अगर मैं घटा रहा हूं तो ये वैल्यू बढ़ जा रही है, ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो 1 माइनस करोगे तो ये भी वैल्यू बढ़ ही रहेगी। अरे बढ़ ही रहेगी ना, अरे दो समझ गए ना। अगर आप इसको घटाओगे, अल्फा घटाओगे तो ये वैल्यू बढ़ ही रहेगी। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा है तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो विच मेक सेंस ऑल्सो कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, मतलब रिएक्शन पीछे जाएगा। तो उधर की तरफ जाएगा रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से इधर गैसेस के मोल्स कम हो। ये नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। If the pressure is increased, the equilibrium point will shift in that direction. The equilibrium point will shift in that direction. Where lesser number of moles of gases are present. Where lesser number of moles of gases are present. सबको क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन दो, करोगे? लिखो लिखो। For the reaction देखो, for the reaction N2O4 breaking down into 2NO2, ये गैस गैस लिख लेना। For this reaction लिखो, for the reaction N2O4 breaking down into 2NO2, आपका Kp है, अल्फा है एंड टोटल प्रेशर। नोट कर लिया? For the reaction Kp लिख लिया? At 27 degree Celsius, if degree of dissociation of N2O4 is 0.2, if degree of dissociation of N2O4 is 0.2 at 1 atm pressure, at 1 atm pressure, then find the pressure at which, then find the pressure at which, find the pressure at which the degree of dissociation will be 0.1. Find the pressure at which degree of dissociation should be 0.1.
अच्छा बताओ 0.1 होने का मतलब रिएक्शन पीछे आया कि आगे गया? पीछे आया ना, पहले 0.2 था यानी ज्यादा टूटा था, अब कम टूट रहा है। इसका मतलब पक्का जो प्रेशर आना चाहिए वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आना चाहिए। अब ये तुम्हारे लिए चेक पॉइंट है, जब सॉल्व कर रहे होगे तो ये देखो तुम्हारा वैल्यू आंसर क्या क्या आ रहा है। जल्दी करो। कर लिया बेटा? चेक करते हैं, करूं मैं? चले बेटा, आइए देखते हैं। तो अब क्योंकि आपको मालूम है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से समझना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या कि Kp का वैल्यू फिक्स होगा। अब Kp फिक्स्ड है तो Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। अगर ये फिक्स्ड है, ये वैल्यू फिक्स्ड है, विच मीन्स कि ये Kp जब निकालेंगे तो वो 4 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू P1 मस्ट बी इक्वल टू 4 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर इंटू P2। यही आएगा रिलेशन। तो यानी यहाँ से 4 भी कटा लो तो आ जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इंटू P1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर इंटू P2। अब बताओ ये अल्फा 1 कितना दिया है? 0.1 0.2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर इंटू P1 कितना है? 1 ATM, 1 ATM है ना। अल्फा 2 कितना दिया है? 0.2 सॉरी 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर इंटू P2। अब बता बेटा इसको सिंप्लीफाई कर, या एक काम करना इसको इधर भेज दे। तो देखना इससे इसको घटाएगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। अरे 1 का ट्वाइस होगा, ये 2 बारी में जाएगा और उसका स्क्वायर है, सारा क्या ऊपर
तो 4 आ गया ऊपर, नीचे आएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना 4 ना, तो 0.04 हो गया। 1 माइनस 0.04 करोगे तो 0.96 आ जाएगा, और ऊपर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.99। बहुत बढ़िया, शाबाश। P2, तो P2 कितना आ गया? P2 आ गया यहाँ से 4 इंटू 99/96। ये वैल्यू लगभग कितने के बराबर आ गई? 4.12। इसके आसपास आ जाएगी। मतलब आप ऑप्शन चेक करोगे तो इतने क्लोज रहते नहीं है, तो क्योंकि ये वैल्यू लगभग 1 के आसपास आएगी, 1 से थोड़ी बड़ी, तो आप देखोगे तो 4 के नजदीक आंसर जो भी है उसको टिक कर देना। ऐसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? सबको क्लियर हो गया कैसे करना है? क्लियर हो गया? चलो बेटा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक बीच में टॉपिक आता है वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन। हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन observed vapor density and theoretical vapor density। Relation between degree of dissociation, observed vapor density small d and theoretical vapor density capital D। जल्दी हेडिंग डालो। कर लिया? हाँ चलो देखते हैं। ठीक है, चले किया जाए इसका डिस्कशन। आ जाओ देखो, तो जैसे अब मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हमारा N2O4 2NO2 में ब्रेक हो रहा था। तो देखो मैं ऐसे डायरेक्टली डिराइव कर रहा हूं, अगर आपका कोई एक पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट रहा हो, एक पार्टिकल कितने में टूट रहा हो? n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। ये रिलेशन है, याद कर लेना। अब इसी को डिराइव करना है, कैसे होगा आओ देखते हैं। सबसे पहले कितने लोग बोल रहे हैं कि सर थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? वेपर डेंसिटी हमें मालूम है क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, ये होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, यही होता है ना, क्योंकि 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, सबको मालूम है। तो थ्योरेटिकल का मतलब यहां पे क्या है? थ्योरेटिकल का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रिएक्टेंट N2O4, ये होता है। मतलब एज्यूम क्या कर रहे हैं कि हमने हमारा रिएक्टेंट क्या ले रखा है? N2O4, और वहीं से हम सारी कहानी सोच रहे हैं। क्लियर है?
सबको क्लियर है ना? तो ये आता है थ्योरेटिकल केस। अब आती है बात ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखो रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे टाइम के साथ मास तो वही रहने वाला है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्टिकल दो में टूट रहा है, तो ये a माइनस एक्स होगा, तो ये कितना आएगा 2x। टोटल मोल देखोगे तो कितना आएगा? a नॉट माइनस एक्स इसका मोल प्लस 2x मिला के कितना हो गया? तो जो मोलर वेट है किसका? मिक्सचर का, एट इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी होता है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी, क्योंकि वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हो? क्योंकि हमें क्या मालूम कितने मोल किसके प्रेजेंट है, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम है ऑब्जर्व्ड वेपर। थ्योरेटिकल वाला तो हमें क्लियर मालूम है कि भाई ये रिएक्टेंट का होता है। क्लियर है? अब देखो यहां से एकदम आराम से ड्राइव कर सकते हैं। कितने लोगों को मोलर मास मिक्सचर का निकालने आता है? मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालते हैं? कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई मोलर मास। तो जब मोलर मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास बाई मोल। जब मोलर मास मिक्सचर का लिखना हो तो इसको लिखोगे मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मोल्स ऑफ मिक्सचर। समझ में आ रहा है? अब बताओ मास ऑफ मिक्सचर कितने लोग कह रहे हैं? मास तो चेंज कहां करता है भाई? कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एक एटम एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ जाकर के चिपक जाता है, यही होता है एक केमिकल रिएक्शन। तो जब एटम कहीं गायब हुआ ही नहीं, तो जो रिएक्शन का मास पहले था मिक्सचर का वही बाद में होगा। तो क्या t इज इक्वल टू 0 पे जो मास है मैं वो निकाल लूं और वही मास हर समय होगा। t इज इक्वल टू 0 पे मास कितना है? तो a नॉट मोल ये है इंटू मोलर मास, इजंट इट? t इज इक्वल टू 0 पे कौन है? सिर्फ N2O4 है। तो मैं उसको लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट a नॉट इंटू मोलर मास ऑफ N2O4। सबको क्लियर है? क्योंकि टोटल मास ऑफ द मिक्सचर विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बाय लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब नीचे टोटल मोल लिखना है, तो टोटल मोल मिक्सचर का कब इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? तो वो आपने लिखा है कि a नॉट प्लस एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो गया 2d। अब ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए रिलेशन? कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड अल्फा, तीन चीज रहनी चाहिए। तो स्मॉल डी तो मिल गया, कैपिटल डी नहीं मिला, अल्फा भी नहीं मिला। तो अल्फा को क्या मैं लिख नहीं सकता हूं यहां से? अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए नॉट। मैं उठा के रख दूंगा यहां से एक्स की वैल्यू क्या है? ए नॉट अल्फा। बस वही करना है यार, कुछ नहीं है दिमाग में। देखो ए नॉट रख दिया। कितने लोग कह रहे हैं मोलर मास ऑफ N2O4 हम मेरे को पहले से मालूम था फ्रॉम फर्स्ट, 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन ए नॉट प्लस ए नॉट इंटू एल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल डी। खत्म हो गया क्या? बोलो, ये 2 से 2 गया क्या? ए नॉट कॉमन होके गया क्या? तो कैपिटल डी अपॉन 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी। यहां से आ गया हमारा डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो अगर यही वन पार्टिकल में तो यहां 1 इंटू डी आया है, दो पार्टिकल में टूटा तो 2 माइनस 1 इंटू डी आया। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। अगर 15 पार्टिकल होते तो 15 माइनस 1 आता, 14 डी आता। इसीलिए ये फाइनल रिलेशन है। तो इसको डिराइव करना हो तो आपको क्या करना मानना पड़ेगा? 1 इज ब्रेकिंग इंटू एन, ए एन इज ब्रेकिंग इंटू एन टाइम्स बी, तब आकर के आपका वो भी आ जाएगा। तो नोट कर लो फटाफट, डिस्कस अबाउट दिस। इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन ये है, स्पेसिफिकली इसके लिए
नोटेड एवरीबॉडी? चलो हो गया, नोट कर लिया सबने? अब देखो, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ऐसे ही सिमिलरली आप डिराइव करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर मान लो एन है, ब्रेकिंग एन डाउन इनटू एन ए गैस, एन गैस एन पार्टिकल में टूट गया, तो इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, डी माइनस डी अपॉन एन माइनस वन। क्योंकि ये 2 में टूट रहा था तो नीचे 2 माइनस एक आ गया, एन में टूटेगा तो एन माइनस वन आ जाएगा, बस इतना ही। आगे बात समझ में? इसे मान लो इसके लिए लगाना, मेरी बात सुनो ध्यान से। अमोनिया ब्रेकिंग डाउन इनटू N2 + 3H2 कैसे करोगे? इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? ऊपर तो D माइनस डी आएगा, नीचे क्या आएगा? देखो, इसका 2 पार्टिकल इसके 4 पार्टिकल बना रहा है, 2 से कितने बन रहे हैं? 4, तो 1 से कितने बनेंगे? 2, तो 2 की वैल्यू 2 - 1 × D। लेफ्ट में एक ही पार्टिकल रहना चाहिए, आ रहा है बात समझ में? हाँ, तो 1 आ जाएगा नीचे, कैपिटल D - स्मॉल d। समझ आ रहा है भाई सबको? तो एकदम अच्छे से इसमें क्लैरिटी रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ए है, ए लेफ्ट साइड और राइट साइड भी बी है, मतलब हालांकि इस तरह का कोई कन्वर्जन ही नहीं हो भाई, ये किस तरह का कन्वर्जन? ये तो आइसोमेरिक कन्वर्जन होते हैं इस तरह के। तो ऐसे कि इसमें अल्फा आप निकाल ही नहीं पाओगे विद द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी, क्योंकि मोल टोटल फिक्स्ड हो जाएगा। अगर ये 1 - x हुआ, ये x हुआ, तो पूरा मिल करके हमेशा 1 रहेगा, शुरू में भी 1 बाद में भी 1, तो नीचे फिक्स्ड हो गया वैल्यू, तो मोलर मास मिक्सचर का कभी चेंज करेगा भी नहीं, तो आप वेपर डेंसिटी वाले से नहीं निकाल पाओगे इसको। ठीक है, सबको क्लियर है? ऑल राइट बेटा, आइए चलिए अब देखते हैं हम लोग ये सारा चीज डिस्कस करने के बाद द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर विच इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। हेडिंग डालो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। लिख रहा हूं। तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि डिसोसिएशन ली चैटलियर्स पीएलई होता है या पीएल? मेरे को बड़ा कंफ्यूजन रहता है पीएल पे। चलो अच्छा, खैर। सो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है क्या, पहले तो ये समझते हैं। देखो, अभी तक हमने आइडियली मैं बताऊं, ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में सब जगह पढ़ चुके हैं, तो इसमें बस कंपाइलेशन है। तो है क्या चीज ये? तो बोलते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑलरेडी पहुंच चुका हो, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से, कैटलिस्ट डालने से, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से, इनर्ट गैस ऐड करने से, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर अफेक्टेड हुआ तो प्रोडक्ट साइड जाकर के इक्विलिब्रियम अटेन होगा कि रिएक्टेंट साइड आकर के इक्विलिब्रियम होगा, यही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहां से पता चलता है। तो लिखो, दिस इज यूज्ड टू predict the direction of reaction to achieve new equilibrium point, if the reaction is disturbed, if the given reaction is disturbed from its equilibrium point by पहला change in concentration, change in pressure,
एडिंग कैटलिस्ट, चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा क्या था, एडिंग, हाँ जी, इनर्ट गैस। तो आओ देखो, ध्यान से देखो, मान लो ये एक रिएक्शन ले लिया है, सबको गैस ले लेता हूं, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो सब लोग, ध्यान लगा के सुन रहे हो। अब एक बात बताओ, देखो इधर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ऑलरेडी रिएक्शन, और तुमने क्या किया, ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बताओ रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, क्यों फॉरवर्ड जाएगा। अभिषेक बिल्कुल सही बोल रहा है वो, फॉरवर्ड क्यों जाएगा, तुम जस्टिफाई करो। ये तुम्हें पता नहीं चल रहा, मैं क्यों रिपीट करूंगा। तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया है, तो जसिम का कहना है कि सर ये राइट साइड जाएगा। बोलो सुंदरा, रिति, लेफ्ट साइड, चलो समझाओ कैसे लेफ्ट साइड। चलो आओ समझते हैं क्या रीजन है भाई। राघव तुम समझा सकते हो, एनीबॉडी इन द क्लास। हाँ तुम ही समझाओ भाई, अजय सिंह तुमने बोला था, तुम ही समझाओ, बता। क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दी, नहीं पता नहीं, बहुत ही आसान था, पता है इसका, एकदम इजी है। किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये पता हम रेट से कर सकते हैं। बता, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा बढ़ जाए रेट ऑफ बैकवर्ड से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है, KF इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, मतलब रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा दोगे कंसंट्रेशन, तो उस साइड का रेट बढ़ जाएगा, इधर का रेट बढ़ने का मतलब ये आगे की तरफ जाएगा। तो जब भी रिएक्टेंट आप ऐड करते हो तो प्रोडक्ट की तरफ जाता है। रिएक्टेंट निकाल लो तो क्यों बैकवर्ड, क्योंकि ये निकालने का मतलब इसका रेट कम हो गया, तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। प्रोडक्ट डाल दो तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट निकाल लो तो। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा था कि N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2NH3, यानी हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया फॉर्मेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो तो क्या करें ना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर आप ही लोगों से मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी पहले टेम्परेचर का भी इफेक्ट पढ़वा लूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, लिखो, इफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, reaction will shift in forward direction and vice versa। मेरे ख्याल से इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए। अगर इसको डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड आएगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड आएगा, प्रोडक्ट डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा। If the active mass of the reactant is increased, the equilibrium point will shift in forward direction and vice versa। क्लियर है ना, कितना इजी था। सबको रेट से देखोगे ना बड़े आराम से दिखेगा सब। बोलो भाई, दिख रहा है। चलो अगला देखते हैं, कंसंट्रेशन करा। अब इसी में देखो, एक एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, बोल देगा कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, ध्यान से समझना, देखते ही ये आंसर कौन देगा। तो बोलेगा अगर ऊपर से स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में ऐड करूं तो रिएक्शन किधर जाएगा, स्मॉल अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूं तो किधर की तरफ जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, क्या बात है, अभिषेक का दिमाग चलता है, फ्रेश दिमाग चलता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये एक्टिव मास सॉलिड का 1 होता है, इसलिए यहां रिएक्टेंट को ऐड करने से भी रेट ऑफ फॉरवर्ड में कोई फर्क। हाँ, तो मेन वो पॉइंट है कि हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पकड़ के रखना है, फिर आंसर आपसे आ जाएगा। समझ में आया ना। तो इसलिए जो ऊपर कहानी लिखवाया है, इसीलिए मैंने देखो जानबूझ करके मोलैरिटी नहीं लिखवाया, मोल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, एक्टिव मास। तो इसका एक्टिव मास हमेशा 1 रहता है, तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर। अरे आ रहा है बात समझ में,
अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहला इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, अब देखेंगे प्रेशर का। भाई बताइए बताइए भाई, जल्दी बताइए। अभी हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स कम वाली साइड में जाएगा। कौन से नंबर ऑफ मोल्स कम वाली? गैसियस की तरफ। अब मैं एक पॉइंट और अच्छे से ऐड करता हूं ताकि आप ओवरऑल इसको ले सको। हालांकि ऐसे रिएक्शन जिसमें लिक्विड एंड सॉलिड सिर्फ इन्वॉल्व हो रहे हो वहां पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन फिर भी अगर बहुत एक्सेसिव प्रेशर डाल दो तो उनपे भी फर्क पड़ जाता है। तो उसका क्या रूल है? अब एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे बोलूंगी एकदम खूब हाई प्रेशर लगा रहे हो तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे होंगे? उनकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, टैग्ड होंगे ना। इसका मतलब जो लोअर डेंसिटी वाला साइड है वो हायर डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? अब इस लिखो ये बात, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर reaction will move in that direction to attain new equilibrium point, where lesser number of moles of gases are there, ठीक है? so this is one thing। और करके दूसरा स्टेटमेंट लिख लो, और करके दूसरा reaction will move from lower density side to higher density side, अब बता, मेरी बात ध्यान से सुनो, मोटू लोग ध्यान से सुनो। लोअर डेंसिटी साइड टू हायर डेंसिटी साइड। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया कि भाई H2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2H2, ये एक मान लो इक्विलिब्रियम ले लिया, ये लिक्विड है, ये दोनों। अब मैं बोलूं कि इस पे प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर दिस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड, क्यों? समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इधर गैस के मोल, इधर बिल्कुल नहीं। लेकिन अगला मैं ये बोल दूं कि H2O, ध्यान से समझो, आइस है एंड H2O लिक्विड है, ये इक्विलिब्रियम है। किस पे ये इक्विलिब्रियम होता भी है? किस पे? 1 atm एंड 273 केल्विन, इसी पे होता है ना। अब मैं बोलूं इस पे अगर तूने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? इफ यू इंक्रीज द प्रेशर what will happen? more liquid will form or more ice will form? क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? लेस देन वाटर। इसका मतलब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी, बड़ा गजब का चीज हो गया। प्रेशर बढ़ाने से आइस पिघलना शुरू हो गया, है ना मजेदार बात। इसलिए देखो आइस वगैरह जनरली फॉर्म एल्टीट्यूड्स पे, अगर तुम देखो हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होता है। लिखो, नोट करके लिखो। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि सल्फर सॉलिड एंड सल्फर लिक्विड, पता है ये वाटर के केस में ही उल्टा है, बाकी ज्यादातर केसेस में क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हायर, मोर डेंस लिक्विड सल्फर। तो यहां प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, यहां प्रेशर बढ़ाओगे तो ये, समझ गए ना? नोट करके लिख लेना। बस दिमाग में क्या रखना है? लो डेंसिटी से कहां जाएगा वो? हाई डेंसिटी की तरफ। बस उतना ही दिमाग में। आसान है ना ये? चलो बताओ, कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ेगा? कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले भी तो पढ़ा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फर्क नहीं डालता है कैटलिस्ट।
क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाता है ना, क्योंकि दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी सेम। लिखो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, एडिंग कैटलिस्ट लिख लेना, एडिंग डालकर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर देखें। चेंज इन टेम्परेचर मिटा दो इसको, ये भी पढ़ा चुका हूं। चेंज इन टेम्परेचर बताओ। देखो दो रिएक्शन में लिख रहा हूं, एक ये और एक ये। बताओ दोनों कौन कौन सा है? ये कौन सा है? इंडो। ये कौन सा है? एक्सो। अब बता, टेम्परेचर अगर तू बढ़ाएगा, ध्यान से सुनना, अगर तूने टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन से साइड का रेट कांस्टेंट ज्यादा बढ़ता है? जिधर का एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इसमें बैकवर्ड रिएक्शन और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन बैक आएगा और ये, तो लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Endothermic moves in forward, whereas exothermic moves in, समझ आ गया सबको? Endo moves forward, exo moves backward. अब एडिंग इनर्ट गैस क्या है? इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका दो सब हेडिंग बना लो। इनर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वॉल्यूम यानी डब्बे का वॉल्यूम पैक कर दूं और बोलूं अब तू इनर्ट गैस डाल दे, इनर्ट गैस जैसे हीलियम डाल दिया, आर्गन डाल दिया, नियॉन, कौन सा? मान ले ये रिएक्शन ले रहा हूं, समझ आ रहा है? अब अगर तूने इनर्ट गैस डाल दिया तो कितने लोग कह रहे हैं इनर्ट गैस इनसे रिएक्ट तो करेगा नहीं, बोलो। तो इनके मोल नहीं अफेक्ट करने वाला है और इनका कंसंट्रेशन भी कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वॉल्यूम भी, नो इफेक्ट। क्योंकि भाई जब आप कंसंट्रेशन चेंज नहीं करोगे तो रेट में कोई फर्क आएगा ही नहीं, तो आरएफ आरबी पहले ही बराबर है, अभी भी बराबर रहेंगे। लेकिन यही अगर दे दिया इनर्ट गैस केस बी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देख बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तू बोल रहा है कि हीलियम डाल रहे हैं अंदर और हीलियम डालने में प्रेशर को कांस्टेंट भी करना है। ये बड़ा वियर्ड सा चीज नहीं लग रहा है कि किसी डब्बे के अंदर आप कोई गैस डाल रहे हो, बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट भी है। तो प्रेशर कांस्टेंट तब हो पाएगा जब आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे रेट ऑफ फॉरवर्ड भी घटेगा, बैकवर्ड भी घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। हर एक चीज का डिक्रीज करेगा क्योंकि सारे गैसेस तो उसी डब्बे में। इसका भी घटा, इसका भी घटा, इसका भी घटा, सभी का घटा, बट किधर घटने वाला चीज ज्यादा डोमिनेंट हुआ? जिधर ज्यादा मोल थे, क्योंकि घटना इंटू घटना इज इक्वल टू घटना का स्क्वायर रूट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डिक्रीज इंटू डिक्रीज, मोर डोमिनेंट इफेक्ट आ गया इधर, तो इधर ज्यादा डिक्रीज कर गया, इधर भी डिक्रीज किया, कम डिक्रीज किया, तो अभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड मतलब किधर की तरफ जा रहा है? यस, बिल्कुल यही बात मैं समझाना चाह रहा था। जिधर ज्यादा गैस के पार्टिकल होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, उधर की तरफ। अच्छा ये बड़ा वियर्ड सा है, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे कायदे से कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने घटाने से कुछ होता है, लेकिन यहां पे क्योंकि हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर तभी हो पाएगा जब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, और वॉल्यूम बढ़ाने से दोनों तरफ के कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे, दोनों तरफ का रेट घटेगा, जिधर पार्टिकल ज्यादा है उधर का रेट ज्यादा घट जाएगा। तो इसलिए
फॉरवर्ड बैकवर्ड मत लिखो, रूल में ये लिखो जिधर ज्यादा मोल्स ऑफ गैसेस हैं, इसके लिए फॉरवर्ड है। किसी के लिए लेफ्ट में गैसेस मोल ज्यादा हो तो लिखो ये बात, ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बात लिख लो। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिक्रीजेस, the concentration of each reactant and product decreases, hence reaction will shift in that direction where more number of gaseous molecules are there। समझ में आ गया? तो बेटा इसी के साथ पूरी इक्विलिब्रियम खत्म हुई। अब एक कॉन्क्लूसिव सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, ये बताइए, अब कितने लोगों को मालूम है कि हैबर्स प्रोसेस जो होता है इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और कितने लोगों को मालूम है कि जो SO2 का फॉर्मेशन होता है SO3 का, ये भी डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। या एक काम करो, इधर 2 कर लो, इधर 2 कर लो, ये दोनों ही, इन दोनों ही रिएक्शन में अगर आप देखो तो रिएक्टेंट साइज ज्यादा मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट साइज कम। तो पूछता है इसमें प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, मोर यील्ड लाने के लिए क्या करें, प्रेशर को क्या करें एंड टेम्परेचर को क्या करें। तो पहले देख एक्सोथर्मिक है तो हाँ, तो लोअर रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर घटाएगा एंड प्रेशर बढ़ाएगा तो यील्ड बढ़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर घटाने पे एक्सोथर्मिक है तो मोर फॉरवर्ड जाएगा। हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रेशर बढ़ाने पे जिधर मॉलिक्यूल्स कम है गैसेस के उधर की तरफ जाएगा। तो दोनों ही केस में हमें प्रेशर का इफेक्ट अलग से देखना है, टेम्परेचर का इफेक्ट अलग से देखना है। तो उससे क्या दिक्कत है, जैसे मान लो प्रेशर बढ़ाने पे वो बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने से घट रहा हो, तो ये बोलेंगे कि टेम्परेचर घटाओ और प्रेशर बढ़ाओ। नहीं बाबा, वो लिखेगा नहीं, वो पूछेगा मोर यील्ड लाने के लिए टेम्परेचर पे क्या करें, प्रेशर, दोनों इंडिपेंडेंट हो गया ना क्वेश्चन। तो ऐसे ऑप्शन में लिखा रहेगा। समझ आ गया सबको? बोलो। सो प्यारे बच्चों, वी आर डन। अच्छा देखो इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, PCl5 PCl3 Cl2, कभी कभी बोलता है नाइट्रोजन डाल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में इनर्ट गैस डालने वाला बात इतना ज्यादा चला गया है कि हम लोग हीलियम नियॉन आर्गन ही सोचते रहते हैं, बट रियलिटी में हीलियम नियॉन आर्गन नहीं, इसके अलावा कोई और गैस भी डालें जो इनसे रिएक्ट ना करे, तो नाइट्रोजन इनके लिए इनर्ट गैस की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है? सो दैट्स ऑल एवरीवन, कांग्रेचुलेशन, द इक्विलिब्रियम इज ओवर।